गुड आफ्टरनून ऑफ यू। देखिए आज के यूनिट रहेगी यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे क्लियर। और लॉज ऑफ मोशन में हम किन चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। न्यूटन्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा वहाँ पे। आज हम इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ मोशन यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? न्यूटन्स ने दिया था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? ठीक है, 1642 से 1727 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड न्यूटन्स का था। उस टाइम पीरियड में उसने न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में हमें एक्सप्लेन में बताया। ठीक है, उसके सारे कंसेप्ट के बारे में उसने हमें बताया। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? काइनेमेटिक्स की सीरीज हम खत्म करके आए हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? रेस्ट और मोशन। मेनली हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था कि कौन बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इस तरीके से हमने कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। या हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में हमने अफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, या मैं सीधा लिखता हूं स्टडी ऑफ अफेक्ट्स अबाउट रेस्ट एंड मोशन। हमें ये नहीं मालूम था कि वो बॉडी चली तो क्यों चली, एक्सेलरेशन हो रहा है क्यों हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रही है किस वजह से कर रही है। वो चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? डायनेमिक। ठीक है, और इसमें हम कॉज के बारे में पढ़ेंगे, कारण के बारे में पढ़ेंगे कि ये चीजें हुई तो क्यों हुई, किस वजह से हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टडी की जाती है। क्लियर। तो ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि किस चीज में हम स्टडी करने वाले उसको बोलते क्या है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं। मान लीजिए एक बॉडी है यहाँ पे, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u, इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी किस में चेंज हो गई? v में, फाइनल वेलोसिटी। तो ये चेंज हुआ तो किस वजह से हुआ? डिस्टेंस इसने कवर किया मान लीजिए। ठीक है, तो ये चेंज हमें मालूम है होता है तो क्यों होता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था ये चेंज हुआ तो इसका कारण क्या है। तो यहां पे कॉज कौन है? फोर्स। इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगी तब जाके ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ी। तो क्लियर हो रहा है यहां से कि यहां पे कॉज का काम कौन कर रहा है? फोर्स। तो फोर्स इज, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट डिफाइन फोर्स या व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, अभी तक आपने जो भी पढ़ा पुल और पुश, लेकिन अब हम पूरी तरह से जान चुके हैं कि कॉज होता है फोर्स। फोर्स इज ए कॉज विच चेंज द स्टेट। यहां देखिए ये बॉडी मान लीजिए यू स्पीड से चल रही थी या रेस्ट में थी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई, वो मोशन में आ गई या उसकी स्पीड चेंज हो गई तो उसका स्टेट चेंज हो चुका है। चेंज द स्टेट, सीधा लिख देता हूं, force is the cause which change the state of body। क्लियर। इसके बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। ऐसा यूनिट आपको पता है फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। क्लियर है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन, डायन नहीं डाइन, डाइन। ठीक है, चलिए क्वांटिटी कैसी है ये? तो साफ तौर पे दिख रहा है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट डाइन होती है। और डेफिनेशन क्या होती है कि फोर्स क्या है? फोर्स इज ए कॉज। फोर्स एक कारण है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। कोई फुटबॉल है, रेस्ट पे है, हम उस पे फोर्स लगाएंगे, उसकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो चेंज हो जाएगा स्टेट ऑफ मोशन में। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। ठीक है, कितने टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें। वैसे तो बहुत सारे फोर्स के टाइप्स हैं, लिखते जाओ, बहुत सारे हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हम किन किन फोर्सेस की बात करने वाले हैं यहाँ पे देखिए। टाइप्स ऑफ फोर्स मैं दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करता हूं। ठीक है, मेनली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और सेकंड वन मैं ले रहा हूं यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे तो दो और होती हैं जो मेन हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना टच करे, जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में बिना टच करे उनके बीच की जो फोर्स होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पे है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। ये तीन फोर्स होती है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानी जाती है। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम बात करेंगे टेंशन की। टेंशन ऐसी फोर्स होती है जो स्ट्रिंग वगैरह में लगती है, स्पेशली इन स्ट्रिंग में। चलिए, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स होती है, ये सारी की सारी कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आती है। क्लियर। स्प्रिंग फोर्स होती है जो कि स्प्रिंग में लगती है। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये चीजें +2 की हैं, ठीक है, इनको हम अभी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। वीक फोर्स केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री में आता है। न्यूक्लियर फोर्स आपको मालूम है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, आपस में रिपेल करने चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लियस में ही रहते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके +1 का ही टॉपिक है, जो कि 6th यूनिट में डिटेल में हम पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत मैं वैसे बता दूंगा इसके बारे में। मेनली जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे आज वो है टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी +1 के ही टॉपिक हैं, आगे आएंगे तब डिटेल में स्टडी करेंगे। बट टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का काम होगा हमारा आज, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में बता देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना बनाने की वजह से मैं सिर्फ 2 फोर्सेस को यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पार्ट वाइज हम चलेंगे इस टॉपिक को लेके। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपको मालूम भी होगा, थोड़ा बहुत आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास m है और ये अर्थ है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कितनी फोर्स के साथ? W=mg, जो उसका वेट होगा वही उसकी फोर्स होगी। क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट होता है ना हमारा, W=mg। मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेट की बात कर रहा हूं। यहां पे मास और वेट में डिफरेंस होता है। तो इस m बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ, कितनी फोर्स के साथ? W=mg फोर्स के साथ। ऐसा ही होता है। क्लियर है। तो यहां पे याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि W=mg है, वो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करेगी। चलिए, इसमें और क्या बचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसको वेट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बॉडी का वेट होगा वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है। यानी अर्थ इस m बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो फोर्स कितनी होती है? वो फोर्स होती है W=mg। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ नहीं बल्कि अपने सेंटर की तरफ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टुवर्ड इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ये बॉडी यहां पे m है तो ये इस तरफ होगा, अगर ये बॉडी m इधर है तो इस तरफ, टुवर्ड सेंटर ये अट्रैक्ट करती है। तो इसके बारे में डिटेल में हम 6th यूनिट में स्टडी करेंगे। अब हमारी जो मेन फोर्स है, जिस कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने फर्स्ट कैटेगरी पे रखा था, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पूरे चैप्टर में पूरी यूनिट में काम आने वाली है। अभी समझ लोगे किस तरीके से अप्लाई की जाती है तो आगे बहुत ही इजी कंसेप्ट ये बनने वाला है आपका, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ये सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है mg। तो सिंपल सी बात है, इसका जो वेट होगा mg, W इज इक्वल टू mg, वो किधर लगेगा, अर्थ पर। यानी हम कह सकते हो कि अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, किधर, टुवर्ड द सेंटर, यानी नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी। इस m बॉडी पर सरफेस के वजह से एक फोर्स लगती है नीचे की तरफ। अब मुझे ये बताइए, जब सरफेस इस पर एक फोर्स लगा रहा है mg नाम की नीचे की तरफ, तो क्या ये बॉडी गिर जाती है, क्या ये बॉडी नीचे चली जाती है? नहीं। क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना। क्लियर है ये बात? फिर से एक बार देखते हैं कि सरफेस जितनी फोर्स उस बॉडी m पर लगा रहा है नीचे की तरफ, जो कि W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है, उतनी ही फोर्स सरफेस ऊपर की तरफ m बॉडी पे लगाता है। उसको इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके बारे में 2-4 बातें और मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला ये है कि जितनी फोर्स ये सरफेस इस m बॉडी पर ऊपर की तरफ लगा रहा है, उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन बॉडी भी इस सरफेस पर नीचे की तरफ लगाती है, ठीक है। याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी फोर्स ये सरफेस, जितनी नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस इस बॉडी पर ऊपर की तरफ लगाता है, उतनी ही ये बॉडी अर्थ के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगाती है, क्योंकि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, फोर्स हमेशा पेयर में लगती है। न्यूटन्स लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, आगे पढ़ने में वहां पे ये डिस्कस हो जाएगा। अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूं यहाँ पे, और सर्कल पर बॉडी ऐसे रखी हुई है, मैं कहूं जिसका मास m है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसी होगी? देखिए, फोर्स नीचे की तरफ लगती है और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। यहां पे अगर ये बॉडी होती तो सरफेस ऐसा है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगती और बॉडी इस अर्थ पर नीचे की तरफ लगाती, ठीक है। एक सरफेस और ले लेते हैं। अगर मैंने इस तरीके का एक प्लेन सरफेस लिया और एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, तो बॉडी का जो वजन होगा वो नीचे की तरफ होता है, क्लियर है, mg। और सरफेस कैसा है, सरफेस ऐसा है, तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन आपको समझनी पड़ेगी। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक और भी इसका तरीका है, लेट मी चेक। चलिए, वो तो वेट हो गया, एक और है समझाने का तरीका। ये देखिए, अगर यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है तो वेट तो उसका ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये m बॉडी इस सरफेस पर नीचे की तरफ
फोर्स लगाती है तो उतनी ही फोर्स ये सरफेस भी, ये सरफेस हमने लिया है आपकी बार, ये सरफेस इस एम बॉडी पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो ये बॉडी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। कभी भी ये मत कहना कि सर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है जो इस सरफेस पर लग रही है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है जो इस एम मास बॉडी के ऊपर लग रही है अर्थ की वजह से। वजन जो होता है ना एमजी का खेल अलग है, वो आपको टेंशन में समझ में आएगा। अभी मैं जस्ट आपको इतना बता रहा हूं, यहां भी ये हटा दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस जितनी नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पे लगाता है उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन बॉडी सरफेस पर नीचे की तरफ लगाती है। लेकिन कभी भी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, ठीक है। तो यहां से आपने सिर्फ इतना सीखना है कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो टेंशन फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके न्यूमेरिकल्स में टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को 2-3 बार आराम से देखिए पॉज करके, और इसको क्लियर कर लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ, टेंशन फोर्स जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।